अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुजरते वक्त के साथ रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए मुसलमान बेताब। सऊदी अरब में मुमकिन तौर पर 11 मार्च से होगा रमज़ानुल मुबारक का आगाज। कोरोना वायरस और मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए सऊदी हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को रश वाले मकामात पर लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने की दी हिदायत। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ी टेंशन। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की जवाबी कार्रवाई। ईरान के इलाके सिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाने का किया दावा। ईरान से पाकिस्तानी सफीर को भी वापस बुला लिया गया। फ़लस्तीन के इलाके खान यूनिस में जबरदस्त झड़प। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी और इसराइली फौजी हलाक व जख्मी। नेतन्याहू ने कहा 2025 तक जारी रह सकती है जंग। बीजेपी एमएलए राजा सिंह की महाराष्ट्र की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रैलियों में हेट स्पीच न हो, इसके लिए डीएम और एसपी को दिया गया हुक्म। और राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फिर उठाया सवाल। काशी कॉरिडोर के नाम पर 150 कदीम मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का पीएम मोदी पर लगाया संगीन इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में रमज़ान का आगाज़ मुमकिन तौर पर 11 मार्च से होने की तवक्को है, जबकि सऊदी अरब में ईद उल फित्र 10 या 11 अप्रैल को हो सकती है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अमारात फल्कियात सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम अल जरवान ने वाज़ह किया कि फल्की हिसाब से एक तरफ, ताहम रमज़ान और शव्वाल के चांद का ऐलान सऊदी अदालत में जमा होने वाली शहादतों की बुनियाद पर ही होगा। एमिरेट्स एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का इस हवाले से कहना है कि सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक यानी गल्फ कंट्रीज में रोज़े 13 से 15 घंटे के दौरानिए के होंगे। सऊदी अरब में सेहत आमा के इदारे वक़ाया ने कोरोना वायरस और मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए शहरियों और मुक़ीम अफराद को पुरहुजूम मकामात पर मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक वक़ाया ने एक्स अकाउंट पर बयान में कहा कि शहरी और सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद सांस की बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर रश वाले मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, जिससे न सिर्फ वो खुद बीमारी से महफूज रहेंगे बल्कि दीगर अफराद भी इस बीमारी से बचेंगे। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के इलाकों पर हमलों के बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला कर दिया है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी इंतहा पर पहुंच चुकी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के इलाके सिस्तान में दहशतगर्द ग्रोह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान के हुदूद में अलाहिदगी पसंद बलोच शिद्दत पसंद ग्रुपों के साथ मुख्तलिफ कैंपों को निशाना बनाया, जिनमें उनके भारी नुकसान की इत्तलात है। आज जुमेरात की सुबह 6:30 बजे किए जाने वाले इन हमलों में अलाहिदगी पसंद ग्रुपों बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें उनका भारी नुकसान हुआ है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना ने सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के एक ओहदेदार के हवाले से बताया कि सरवान शहर के आसपास के कई इलाकों में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल ईरान की जानिब से पाकिस्तान के फ़िज़ाई हुदूद में हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई थीं। Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar.
Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of those terrorists. However, because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. इस दरमियान पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद तेहरान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद से जारी करदा बयान में कहा है कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में बिला सबब मदाखलत के बाद तेहरान से पाकिस्तान के सफ़ीर को वापस बुला लिया गया और तमाम आला सतही दौरे कैंसिल कर दिए गए हैं। बलोच ने कहा कि हमने ईरान हुकूमत को आगाह कर दिया है कि इस गैर कानूनी इक़दाम की ना तो कोई बरहक वजह मौजूद है और ना ही इसे किसी भी शक्ल में कबूल किया जा सकता है। सामने आने वाले नताइज का बराह रास्त जिम्मेदार भी खुद ईरान होगा। रूस ने ऐलान किया है कि अनकरीब ईरान के साथ उसका एक बैन रियासती मुआहदा होने वाला है, जिस पर इत्तफाक राय आखिरी मराहल में है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी बहुत जल्द बैन रियासती मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता माह इस पर तकरीबन 5 घंटे इब्राहिम रईसी के साथ तबादला ख्याल किया। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती, फौजी और सियासी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और इस पर अमेरिका और इसराइल को तशवीश लाहक हो गई है। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने पिछले 24 घंटों के दौरान जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया है। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ये सब जंगजू थे। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान रियर एडमिरल डेनियल हैगारी ने एक टीवी बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज ने अपनी कार्रवाइयों का दायरा खान यूनिस में हमास की एक फ़ौजी रेजिमेंट तक फैला दिया है। इस दौरान मंगल और बुध के दौरान काफ़ी मुश्किल मरहला था। तर्जुमान ने बड़े दुख से कहा कि खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी एहलकारों की जान भी गई है। ताहम तर्जुमान ने फ़ौजी हलाकतों की तादाद ज़ाहिर नहीं की है। इस दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 से ज़ायद इसराइली फ़ौजियों को मौत के घाट उतारा गया है, जबकि बड़ी तादाद में टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा की पट्टी में हमास के खिलाफ जंग साल 2025 तक जारी रह सकती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक बिन्यामिन नेतन्याहू ने यह बात वॉर कैबिनेट के मेंबर्स के मुकामी कौंसलों के चीफ के साथ इजलास के दौरान कहे। यह इजलास इसराइली फ़ौज के साउथ कमांड के बेर सबा में मौजूद कमांड सेंटर में मुनक़्क़द हुआ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा के करीब कम्युनिटीज़ के मुकामी कौंसिल के सरबराहों को बताया कि वो समझते हैं कि हमास के खिलाफ जंग 2025 तक जारी रहेगी। हमास के फॉरेन अफेयर के चीफ खालिद मशाल ने अपनी जमात और फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से 2 रियासती हल की इस्तिलाह को मुस्तरद करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमारे फ़लस्तीनी अवाम आज़ादी, इसराइली रियासत के ग़ासिबाना क़ब्ज़े से निजात, मुकम्मल खुद मुख्तार रियासत के क़याम का मुतालबा करते हैं। खालिद मशाल ने कहा कि मगरब यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ ये बात कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर की जंग ने सियासी नुक्ते नज़र के मसले को लेकर एक उफ़क़ खोल दिया और यहाँ से वो अपनी पुरानी चीज़ की तरफ लौट रहे हैं, जो कि 2 रियासती हल है। उन्होंने वजाहत की कि फ़लस्तीनी कौम 2 रियासती हल की इस्तिलाह को कबूल नहीं करती, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी रियासत उस वक्त मिलेगी जब हम एक दूसरी गासिब रियासत को तस्लीम करेंगे, यानी हम इसराइल को नाजायज़ तसल्लुत कबूल करें।
हमास के अहदेदार ने अरब और मुसलमान ममालिक पर गजा मुहासरे को तोड़ने की दरख्वास्त की है। हमास लीडर उसामा हमदान ने गजा के लोगों की मदद करने के लिए इसराइल और बाइडन इंतजामिया पर फौरी और संजीदा दबाव का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम इस्लामी ताउन की तंजीम और अरब लीग से गुजारिश करते हैं कि वो गजा के मुहासरे को तेज़ी से और फौरी तौर पर तोड़ दें और गजा के तमाम इलाकों में तिब्बी और शहरी दिफा, साजो सामान और इंसानी इमदाद के साथ सरकारी और मकबूल काफिलों की इजाज़त देने के लिए काबिज इसराइलियों को मजबूर करें। यमन के बाखबर ज़राए ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर एक बार फिर हमले किए हैं। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने यमन के मुख्तलिफ सूबों में जुमला अल-हदीदा, सादा, ताज, जमार और अलबीज़ा के मुख्तलिफ इलाकों को एक बार फिर जारहियत का निशाना बनाया है। यमन के एक ओहदेदार के हवाले से ईरानी साबरीन न्यूज़ ने भी रिपोर्ट दी है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जानिब से यमन पर हमलों का सिलसिला जारी है। ये हमले गजा के मजलूम और निहत्ते अवाम की हिमायत में यमन के मुसल्लह अफवाज की जानिब से बहर अहमर और बाबुल मंदब में भी मकबूजा फ़लस्तीन जाने वाले पानी के जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बाद से शुरू किए गए हैं। दूसरी जानिब यमन में हौसी ग्रुप की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में ताज़ा हमले किए जाने के बावजूद बहर अहमर में हमले जारी रखेंगे। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इससे पहले हौसियों ने खलीज अदन में अमेरिकी जहाज़ पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का इस हवाले से कहना है कि हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। जहाज़ और अमला महफूज है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर चंद घंटे हिरासत में रखा गया, जिसकी वजह उनके पास मौजूद एक कीमती घड़ी बताई गई है। अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि मशहूर फिल्म सीरीज टर्मिनेटर से शोहरत पाने वाले अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के पास मौजूद घड़ी की कीमत 26,000 यूरो यानी करीब $22,000 थी। ताहम इसके बारे में पूछे गए सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। रिपोर्ट के मुताबिक आर्नल्ड म्यूनिख में इस घड़ी की नीलामी के लिए पहुंचे थे और इससे हासिल होने वाली आमदनी क्लाइमेट चेंज से सर उठाने वाले मसाइल से निपटने के लिए बनाए गए फंड में बतौर डोनेशन वो देना चाहते थे। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर और तेलंगाना की गोशामहल असेंबली सीट से एमएलए टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी के दरमियान रायपुर और अयोध्या महल में होने वाली रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कल बुध 17 जनवरी को हुई समाअत में अदालत ने रायपुर के डीएम और एसपी से कहा कि वो ये यकीनी बनाए कि हिंदू जन जागृति समिति रैली में कोई हेट स्पीच ना दी जाए। जस्टिस संजीव खन्ना की क़यादत वाले बेंच ने रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि हेट स्पीच का जो भी इल्ज़ाम है इसमें मुताल्लिक़ा फ़रीक कोर्ट के सामने नहीं है, लेकिन हम एसपी और डीएम को हुक्म देते हैं कि वो अपने एरिया में हेट स्पीच ना होने थे। दोनों इस बात को यकीनी बनाएं रैली वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं जिनमें इवेंट की रिकॉर्डिंग होगी और अगर इस तरह का कोई भी वाक़या होता है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सकेगी। शाहीन अब्दुल्ला की जानिब से दी गई दरख्वास्त में कहा गया था कि 19 से 25 जनवरी के दरमियान राजा सिंह की रायपुर रैलियों में हेट स्पीच दी जा सकती है, इसलिए इस रैली पर रोक लगाई जाए।
दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जो लोग इन रैलियों में तकरीर करेंगे उनके खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज है। हालांकि अदालत ने कहा कि वो पहले से कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर कोई हेट स्पीच दी जाती है तो वहां की हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि महाराष्ट्र के रायपुर और अयुत महल, जिसे यवतमाड़ भी कहा जाता है, वहां पर रैली निकाली जा रही है जिसमें हेट स्पीच के लिए मशहूर राजा सिंह की तकरीरें होंगी। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में शामिल होने से चारों शंकराचार्यों ने इनकार कर दिया है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जहां इस प्रोग्राम में रिवायतों पर अमलावरी न होने का इल्जाम लगाया है, वहीं एक और शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मंदिर की तामीर मुकम्मल न होने से पहले ऐसा प्रोग्राम जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जा रहा है उस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर का अभी सर बना ही नहीं, सिर्फ बॉडी बनी है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने काशी कॉरिडोर के नाम पर करीब 150 मंदिर तोड़ दिए, उनके अंदर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो यही नहीं बल्कि उन्हें मलबे में भी फेंक दिया गया। ये मंदिर 200 से 1000 साल तक पुराने मंदिर थे। और उसी शास्त्र की दृष्टि से हम मंदिर में देवता का साक्षात होना मानते हैं। उस शास्त्र विधि में यह कहा गया है कि जो मंदिर है वो देवता का शरीर है। प्रासादो दैव रूपस्यात्, जो प्रासाद है माने मंदिर है, वो देवता का रूप है माने शरीर है। और उसमें ये बताया गया है कि जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है। तो अभी ना तो आंख बनी है ना तो सिर बना है, आप केवल धड़ धड़ तैयार हो गया गर्भगृह। आप कैसे बिना सिर वाले धड़ में कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे? इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जुमेरात को नागालैंड से आसाम पहुंच गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 रियासतों के 110 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी और 20 मार्च को मुंबई में इसका अख्ताम होगा। राहुल गांधी सुबह नागालैंड के तोली से बस यात्रा फिर से शुरू करके 9:45 पर आसाम पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी RSS मुल्क में नफरत फैलाते हैं और एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाते हैं। उनका टारगेट आवाम को लड़ाकर उनका पैसा लूटना है। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, स्टेट बटा हुआ है और प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का वायदा था उसका क्या हुआ। ऐसी ही चीजें असम में भी हो रही हैं। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में। और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। पिछले साल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी। यात्रा की शुरुआत में
लोगों ने सवाल पूछे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि यात्रा का क्या फायदा है, और भारत जोड़ो यात्रा ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल नैरेटिव को बदल दिया। बीजेपी, आरएसएस देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, और इनका लक्ष्य जनता को लड़ाने का है, और फिर जनता का जो धन है उसको लूटने का है। सीधी सी बात है। जब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की तो काफी लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर ली, मगर आपको अब या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट भी यात्रा करनी चाहिए। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की, और ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम से लेकर महाराष्ट्र तक जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य हर धर्म को, हर जात को, हिंदुस्तान की जनता को एक करने का तो है, मगर इसमें हमने न्याय शब्द भी जोड़ रखा है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश में, हर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस अन्याय कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ खराब रिश्तों की खबरों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक है। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को बुज़दिल करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया अलायंस के हाथों तय है, ताहम वो इसके खिलाफ साजिश रच रही है। देखिए, अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई, बौखलाई हुई, कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मोदी सरकार की जानिब से 9 सालों में 24 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी से उठाकर खड़ा करने के दावे की पोल खोल दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसी कमरों में बैठकर ये सर्वे का नया शगुफा छोड़ा गया है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। और ये मोदी सरकार से ज्यादा किसी के ऊपर चरितार्थ भी नहीं करता है। चुनावी मौसम है,
जुमलों की बारिश के लिए तैयार हो जाइए, और जुमले इतने ज्यादा होने वाले हैं कि नए नए शगुफे उसमें रचे जाएंगे। मोदी सरकार ने एक नया जुमला, एक नया गुब्बारा छोड़ा है। 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी से उबार दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गरीबों के खिलाफ एक साजिश रचने की भी बू आती है। अपने चिर परिचित अंदाज में यह गुब्बारा छोड़ा गया। प्रधानमंत्री से लेकर भक्त मंडली तक ने नीति आयोग के इस दंभ में खूब हवा भरी, लेकिन यह झूठ इतना बड़ा और यह मजाक इतना भद्दा था कि कुछ ही देर में फुस पटाखा साबित हो गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआमी गरीबी जिसको कहा जाता है, उससे करीब 25 करोड़ लोगों को उबार दिया गया। सरकार का नया जुमला यह है, उठा लीजिए, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? हम सब चाहते हैं गरीबी कम हो, हम सब चाहते हैं गुर्बत कम हो, हम सब चाहते हैं लोगों को रोजगार मिले, हम सब चाहते हैं लोग संपन्न हो। अगर सरकार का यह दावा मान भी लिया जाए तो इस देश में ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, ना भुखमरी है, ना आर्थिक असमानता है। सब चकाचक चंगासी है। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे के बिल्कुल विपरीत है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गुजरते वक्त के साथ रमजान का इस्तकबाल करने के लिए मुसलमान बेताब। सऊदी अरब में मुमकिन तौर पर 11 मार्च से होगा रमजानुल मुबारक का आगाज। कोरोना वायरस और मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए सऊदी हुकूमत ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को रश वाले मकामात पर लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने की दी हिदायत। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ी टेंशन। ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी की जवाबी कार्रवाई। ईरान के इलाके सिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाने का किया दावा। ईरान से पाकिस्तानी सफीर को भी वापस बुला लिया गया। फिलिस्तीन के इलाके खान यूनिस में जबरदस्त झड़प। मुतादिद फिलिस्तीनी और इसराइली फौजी हलाक व जख्मी। नेतन्याहू ने कहा 2025 तक जारी रह सकती है जंग। बीजेपी एमएलए राजा सिंह की महाराष्ट्र की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। रैलियों में हेट स्पीच न हो, इसके लिए डीएम और एसपी को दिया गया हुक्म। और राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फिर उठाया सवाल। काशी कॉरिडोर के नाम पर 150 कदीम मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का पीएम मोदी पर लगाया संगीन इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।